हेलो दोस्तों, आज का ड्रामा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, जिसमें हीरोइन को एक ऐसे लड़के से प्यार हो जाता है जिसका फेस उसके मरे हुए एक्स से मैच करता है। जिसके बाद हमारी हीरोइन की ज़िंदगी में क्या क्या होगा, उसके लिए कहानी को शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन वैन को दिखाए जाने से होती है, जिसके बैकग्राउंड में एक आवाज़ आती है जिसमें एक लड़की कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि तुम हो की वाइफ हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आज रात को ब्रिज पर ज़रूर आ जाना। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन ब्रिज पर पहुंच जाती है। यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज वो मिंग को प्रपोज करने वाला है। और यहाँ पर हम मिंग को भी देखते हैं। तभी उसके पास हु आता है जो उससे कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और तभी फायरवर्क्स होने स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें लिखा होता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सभी लोग हु की तारीफ करने लगते हैं कि उसका प्रपोजल का ये तरीका बहुत ही अच्छा और यूनिक है। मिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वैन वहाँ से चली जाती है। अब हम उसको घर पे देखते हैं जहाँ पर वैन के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड सू की कॉल आती है और वो उसे कहती है वो कितना बेरहम इंसान है, उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से उस लड़की को पब्लिकली प्रपोज करने की। जिस पर वैन उसे कहती है जाने दो, पर सू सामने से कहती है ऐसे कैसे जाने दो, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं, ये वो नहीं है जिससे तुम प्यार करती थी, ये हो चैन से एकदम ही अलग है। इस हो चैन के लिए तुम कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन हो सिन कभी लौट के वापस नहीं आने वाला। इस पर सामने से हमारी हीरोइन कहती है मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं करते रहना चाहती हूँ। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम हो सिन को वैन की बाहों में मरते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वैन की रियल बॉयफ्रेंड हो सिन की मौत हो चुकी है और हो चैन हो सिन का भाई है, वो भी सौतेला। सू बोलती है ये आर्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिन की मौत के बाद सुचैन, जो कि हु परिवार का नाजायज बेटा है, उसने कितनी आसानी से अपने डैड को मना लिया और उसे परिवार का इकलौता वारिस बन गया और उसको ये सब करने में सिर्फ 3 साल लगे। और तुमने भी इन 3 सालों में उसके लिए पता नहीं क्या क्या किया। तभी वैन सामने से कहती है लेकिन उसका चेहरा सिन से बहुत ज्यादा मिलता है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है शक्ल मिलने से क्या होता है, पर वो उसके जैसा नहीं है, आखिर नकली चीज तो नकली ही होती है। और तभी वैन के पास मिंग का मैसेज आता है कि तुमने देखा ना उसने किस तरीके से मुझे प्रपोज किया और आज रात वो घर भी नहीं आने वाला क्योंकि वो मेरे साथ रहेगा, तुम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। अब रात को हमारी हीरोइन अपने बेडरूम में होती है जहाँ पर वो डिसाइड करती है कि वो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ अब 1 मंथ रहेगी और उसके बाद डिवोर्स ले लेगी। और वो शादी की फोटो को भी फाड़ देती है। साथ ही वो 2 बोल रखती है जिनमें से एक में पूरे 30 मोती होते हैं और उनमें से एक मोती निकाल कर वो दूसरे बोल में डाल देती है ताकि 30 दिन पूरे होने पर उसे पता चल जाए। अब वो सो जाती है। रात में उसकी आंखें खुलती हैं तो यूचेन वहाँ आ चुका होता है। वो उससे पूछता है कि हमारी शादी की फोटो को क्या हुआ। इस पर वो कह देती है कि वो गिरकर टूट चुकी है। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूचेन हमारी हीरोइन के लिए फूल लेकर आता है और कहता है ये कल रात का कंपेंसेशन समझ लो। इस पर वो कहती है इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और अगर वाकई में तुम माफी चाहते हो तो मुझे हक कर सकते हो। जिस पर वो उसे हक कर लेता है। इसके बाद हमारी हीरोइन उससे पूछती है क्या वाकई में तुम मिंग को पसंद करते हो। इस पर वो सामने से कहता है ज्यादा लालची होना अच्छा नहीं है। जिस पर वो कहने लगती है तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। इस पर यूचेन सामने से कहता है क्योंकि मुझे एक तमीजदार लड़की चाहिए थी। और फिर वो ये कहकर कि रात को नहीं आएगा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन के पेट में दर्द हो जाता है और वो उसको कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल रिसीव करती है मिंग और वो कहती है कि वो तो नहाने के लिए गया है और कॉल कट कर देती है। जैसे ही उचेन अपने कैबिन में आता है तो वो उससे कहती है तुम्हारी वाइफ का कॉल आया था, मैंने उसे जवाब दे दिया। जिस पर वो सामने से कहता है मुझे पसंद नहीं है मेरे फोन को कोई टच करे, आइंदा से ऐसा मत करना। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उचेन घर पे आ जाता है। वैन उसे कहती है आज तो तुम नहीं आने वाले थे। जिस पे वो कहता है मुझे पता चला कि तुम्हारे पेट में दर्द है इसलिए मैं आ गया। वो वहाँ पर रखे उन मोतियों के बारे में पूछता है। जिस पर वैन कहती है दरअसल बस मैं दिन याद करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। जिस पे वो अपने मन में सोचता है 30 दिन बाद मेरा बर्थडे है, शायद ये उसी दिन को याद रखना चाहती है। अगले सीन में ये दोनों हो परिवार के घर पर आते हैं जहाँ पर उचेन किसी काम से अंदर जाता है तो बाहर वैन के पास उसकी बहन आ जाती है और वो उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देती है। पर तभी उसका हस्बैंड आता है जो कि अपनी बहन को ही डांटता है और हमारी हीरोइन को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद ये दोनों दादाजी के सामने आ जाते हैं जहाँ पर दादाजी उचेन को डांटते हैं कि उसने पब्लिक के सामने अपने और मिंग के अफेयर की बात क्यों बताई। इस पर तुरंत ही हमारी हीरोइन दादाजी से कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरा हस्बैंड
यूचेन बहुत ही अच्छा बिहेव करता है, जिस पर दादाजी कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर वैसे तुम्हारी शादी को साल पूरे हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक बेबी कर लेना चाहिए। यूचेन कुछ बोलता उससे पहले ही हमारी हीरोइन कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझ में प्रॉब्लम है। ये सुनकर तो यूचेन थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन दादाजी कहते हैं बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ कर निकालूंगा। इसके बाद हम इन्हें दोनों को अकेले में देखते हैं, जहाँ पर यूचेन वैन को कहता है इस बात में कितनी सच्चाई है, जिस पर वो कहती है तुमने ही स्टार्टिंग में कहा था कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए मैं बस तुम्हारी इस बात को छुपा रही थी एक बहाना देकर। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूचेन वैन के क्लोज आता है, लेकिन वो उसे रोक देती है, जिस पर वो कहता है तुम मुझे रोक क्यों रही हो। इस पर वो कहने लगती है क्योंकि मुझे नींद आ रही है, जिसके बाद वो चला जाता है। और वैन अपने मन में सोचती है अब जब मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ तो तुम मेरे क्लोज आ रहे हो। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन एक ऑक्शन में बैठी हुई थी। तब यहाँ पर मिंग और यूचेन की सिस्टर आती है, जो कि हमारी हीरोइन से कहने लगती है आज भी तुम अकेली ही हो, तुम्हारे साथ यूचेन नहीं आया। इस पर वो कहती है मैं अकेली ही हूँ, फिर भी सभी को पता है कि मैं कौन हूँ, कम से कम मेरा रिश्ता गुमनामी में तो नहीं चल रहा है। ये सुनकर तो मिंग चिढ़ जाती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। वैन एक पेंटिंग की फोटो देखती है और अपने मन में सोचती है ये मुझे खरीदनी ही है। और यहाँ पर फिर वो पेंटिंग लाई जाती है और उसकी बोली लगना स्टार्ट होता है। और यहाँ पर वैन और मिंग के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि कौन ज्यादा बोली लगाकर उसे खरीदेगा। दोनों लगातार बोली लगा रही थी, लेकिन लास्ट में यूचेन हमारी हीरोइन को रोक लेता है ये कहते हुए कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम उसे वो पेंटिंग खरीदने दो। जिसके बाद वो रुक जाती है। अब पार्टी के दौरान वैन मिंग के डैड के पास खड़ी हुई थी, तभी मिंग भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है मिस वैन, लगता है वो पेंटिंग आपको बहुत पसंद आई थी, चलो मेरी तरफ से उसे तोहफा रख लीजिए। और वो उसे गिफ्ट में दे देती है। जिसके बाद वैन वहाँ से आ जाती है। वो साइड में खड़े होकर सी उसे कॉल पर बात करने लगती है। उसको उसकी दोस्त बताती है मैंने पता किया है तुम्हारा हस्बैंड मिंग के परिवार के साथ एक बिजनेस से रिलेटेड समझौता करने वाला है, वो लगभग उसके परिवार की आधी बिजनेस खरीद चुका है। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन थोड़ी सी हैरान जाती है और फिर कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरा इस्तेमाल मिंग को उकसाने के लिए करना चाहता है। खैर तुम जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर तैयार करवाओ। और वो कॉल कट कर देती है। तभी उसके पास मिंग आ जाती है और वो कहती है तुम यहाँ किसी से भी बात क्यों नहीं कर रही, मैं यही सोच रही थी, लेकिन तुम तो अपने लिए पर्सनल टाइम चुराने में बिजी हो। इस पर सामने से वैन कहती है पर्सनल टाइम चुराना किसी के हस्बैंड को चुराने से तो ज्यादा बेहतर है। और वो जाने लगती है। इस पर गुस्से में मिंग उसे कहने लगती है तुम अपनी हद पार कर रही हो, वैसे भी तुम उसके लायक नहीं हो। लेकिन अभी भी वैन बिना कुछ बोले जाने लगती है तो मिंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है, जिस पर वैन अपना हाथ छुड़ा देती है तो मिंग जमीन पर गिर जाती है। तुरंत ही सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो ड्रामा करना शुरू कर देती है। यूचेन वैन से माफी मांगने को कहता है। वो कहती है आखिर मैं सॉरी क्यों बोलूं। वो कहता है मैंने कहा है तो बोलो। जिस पर वो कहती है ठीक है। और वो मिंग के कपड़ों पर वाइन गिरा देती है और कहती है अरे मुझे माफ करना, और फिर वहाँ से चली जाती है। मिंग यूचेन से शिकायत करने लगती है, साथ ही उसके डैड भी बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं। इस पर वो कहता है अगर आप इतनी ज्यादा नाराज हैं तो फिर ठीक है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था बिजनेस को लेकर उसे खत्म कर देते हैं। ये सुनकर तो एकदम ही सब शांत हो जाते हैं और कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर यूचेन वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो तो यही चाहता था। मिंग के डैड उसे कहते हैं हम ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते। वो कहती है तो फिर क्या मैं उसके साथ शादी कर लूँ। इस पर सब चुप हो जाते हैं, जिस पर वो कहती है अगर मैं यूचेन से शादी कर लूंगी तो ये आपके लिए भी फायदेमंद होगा। अब हम हमारी हीरोइन को घर पर देखते हैं जो कि गेम खेल रही थी और उसके पास यूचेन आता है और वो दिन के लिए माफी मांगता है और कहता है आज जो कुछ भी हुआ उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। इस पर वो कहती है अगर भरपाई करना चाहते हो तो आज रात मेरे साथ सोना, वो भी बैक हब चाहिए मुझे। जिस पर वो रात को उसी के साथ सोता है। साथ ही अगले दिन वो उसे प्रॉपर्टी पेपर देता है और कहता है नदी के पास वाला विला अब से तुम्हारा है और मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊंगा। अब 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैनसू के साथ बैठी हुई थी और फिर वो यूचेन को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। पर तभी सू बताती है देखो उस चुड़ैल ने फिर से ऑनलाइन फोटो पोस्ट की है और वो फोटो था यूचेन के साथ, जिसमें लिखा हुआ था मेरा लवर एरोप्लेन से उतरते ही सीधा मुझसे मिलने के लिए आ गया। जिस पर सू तो मिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोल रही थी। वैन के पास यूचेन का मैसेज आता है कि आज रात में बिजी रहूंगा, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वैन अपनी माँ की
कब्र को देखने के लिए जाती है, जहाँ पर उसके फादर और उसकी सौतेली माँ उसकी माँ की कब्र को खुदवा रहे थे, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं। इस पर उसकी सौतेली माँ कहने लगती है, हम बस इस कब्र की जगह को चेंज करवाना चाहते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी लकी नहीं है। वैसे भी मैंने कुछ तांत्रिकों से पूछा है, उन्होंने कहा था कि कब्र की जगह चेंज करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। इस पर वो कहती है, आप फालतू की बकवास करना बंद करिए। लेकिन उसकी सौतेली माँ सामने से कहती है, तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं हुए परिवार में, लेकिन अभी तक हमारे परिवार के साथ कोई भी डील कंफर्म नहीं हुई है। साथ ही नहीं तुम माँ बनी हो तो ये तो साफ हो गया ना कि कुछ तो अशुभ हो रहा है। ये कब्र ही अशुभ है, इसको हम बदलवा देते हैं। ये सुनकर हमारी हीरोइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड के साथ झगड़ा करने लगती है। वो कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ ये जमीन आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। और वो गड्ढे को भरना शुरू कर देती है। इस पर डैड जब गुस्सा करते हैं तो वो उनको उसी में गिरा देती है और उनके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देती है, जिस पर उसकी सौतेली माँ कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगी। वैन कहती है, मुझे लगता है कि आप ज्यादा पछताओगे। डैड जल्दी से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पर वो कहती है, अगर हो परिवार को ये पता चला तो पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या होगा। इस पे तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ से नहीं जाते और अभी भी वो कब्र को हटाना चाहते थे। इस पे वैन उनको कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने कौन कौन से काले कारनामे किए हैं। आप लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट के पेपर्स के साथ भी छेड़छाड़ की है, साथ ही जिसके साथ आपकी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब में घपलेबाजी की है। आज क्या चाहते हैं मैं सबको बता दूं। ये सुनकर तो घबरा जाते हैं और अपने लोगों से जल्दी से कब्र के गड्ढे को भर देने को कहते हैं और जाने लगते हैं। लेकिन वैन कहती है, मुझे लगता है कि आपको घुटनों के बल मेरी माँ से माफी मांगनी चाहिए। जिस पर उसके डैड कब्र के सामने घुटनों पे बैठकर अपना सर झुकाते हैं और फिर उसकी सौतेली माँ के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वैन अपनी मॉम की कब्र के सामने बैठ जाती है और उनसे इस चीज के लिए माफी मांगती है कि वो देरी से आई, वो भी आज के दिन जिस दिन उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। अब रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सो रही थी और उसके पास उचैन बैठा होता है। जैसे ही वो जागती है तो वो कहता है, सो जाओ मैं यहीं पर हूँ। लेकिन उसके पास बार बार मिंग की कॉल आने लगती है तो वो वहाँ से निकल जाता है। बाहर ही लिविंग रूम में उसको सू मिल जाती है जो उसे कहने लगती है, तुम कहाँ जा रहे हो। अच्छा मैं समझ गई, तुम मिंग के पास जा रहे हो। तुम एक नंबर के कमीने हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारी वाइफ की तबीयत आज ठीक नहीं है। इस पर वो कहता है, मेरी वाइफ एकदम ठीक है। पर सू सामने से कहती है, आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी, पता भी है उसके साथ क्या क्या हुआ है। खैर तुम क्या समझोगे, जाओ जाकर उस चुड़ैल की सेवा करो। और वो रूम के अंदर चली जाती है। अब अगली सुबह हमारी हीरोइन ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी यहाँ पर उज्जैन आता है और उसकी नजर तस्वीर पे पड़ती है। वो कहता है, वहाँ से हमारी शादी की फोटो क्यों हटा दी। इस पर वो कहती है, क्योंकि तुमने मुझे ये पेंटिंग तोहफे में दी थी, मैं इसको लगाना चाहती थी। तुम्हारे गिफ्ट को मैं ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकती हूँ। साथ ही वो रात के लिए माफी मांगता है तो वो कहती है, माफी की कोई जरूरत नहीं है। वन के पास यहाँ पर उसकी दोस्त की कॉल आती है और वो उसे बताती है नया ड्रामा शूट होने वाला है जिसके ऑडिशन चल रहे हैं, क्या तुम ऑडिशन देना चाहोगी। इस पर वैन हाँ बोल देती है, पर तभी स्यू सामने से बताती है, मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है मिंग भी ड्रामा के लिए ऑडिशन दे रही है, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जिस पे वो साफ इनकार कर देती है। कॉल कट होने के बाद यूजेन वैन से कहता है, तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहती हो। इस पर वो कहती है, मैं बस काम करना चाहती हूँ। जिस पे वो कहता है, तुम जानती हो हमारा परिवार ये एक्सेप्ट नहीं करता, तुम समझदार हो, तुम ये खुद समझती हो है ना, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। इस पे वो कहती है, हाँ मैं समझती हूँ, पर मैं अपने खाली टाइम का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। खैर मुझे आज किसी से मिलने जाना है इसलिए मैं जा रही हूँ। अब वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वैन ऑडिशन देख कर आती है। बाहर उसकी दोस्त उसका इंतजार कर रही थी, जो कि आते ही पूछती है, ऑडिशन कैसा था। इस पर वो बताती है, ऑडिशन बहुत ही अच्छा गया, डायरेक्टर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी यहाँ पर एक एक्ट्रेस आती है जो कि वैन को देखकर तुरंत उसके पास आ जाती है और कहती है, तुम भी यहाँ ऑडिशन देने के लिए आई हो। वैसे मेरी जान पहचान बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बात किसी से कर सकती हूँ। पर मैंने सुना था जो 3 साल पहले घटना हुई थी, तुम्हारा मेंटल हेल्थ उसकी वजह से खराब हो गया था। अब वो कैसा है, क्या तुमने किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया। ये सुनकर तो ऐसी को गुस्सा आता है, लेकिन हमारी हीरोइन उसे रोक देती है और फिर वो एक्ट्रेस से कहती है, मेरा जो भी है जैसा भी है ठीक है, तुम बताओ क्या आज भी तुम सिर्फ
छोटे मोटे काम ही करती हो? क्या सिर्फ दूसरे बड़े एक्टर और डायरेक्टर की चापलूसी करती हो? उनके लिए पानी और कॉफी लेकर जाती हो? ये सुनकर उस एक्ट्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अपनी हद में रहो। तभी हमारी हीरोइन सामने से कहती है तुम हद में रहो, वरना तुम्हारे बारे में जो कुछ भी मैं जानती हूँ बताने लगी तो यही रोना शुरू कर दोगी। इस पर तो वो चिढ़कर चली जाती है, लेकिन तभी वो एक लड़की से कहती है हूँ परिवार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नहीं चाहता उनके परिवार से कोई भी आए पता करवाओ कि इसका क्या सीन है। स्यू वैन से कहती है तुमने तो कमाल कर दिया, इसी तरीके से सबको जवाब देना सीखो, अपने पति को भी जवाब दिया करो। इस पे वैन कहती है बस ड्राइवर सो रहा है, फिर तुम देखना मेरा कमाल। अब रात का सीन देखते हैं जहाँ पे वैन सो रही थी और वो एक बुरा सपना देखकर डर जाती है। आंखें खोलती है तो उसके सामने उसका हस्बैंड होता है जो कि उसे कहता है तुम्हारे ऑडिशन के बारे में पता चला, मैं ये सोच रहा था कि तुम 2 साल के लिए अब्रॉड क्यों नहीं चली जाती, वहाँ पे डिजाइनिंग की स्टडी करना। जहाँ तक मैंने सुना है पहले तुमको डिजाइनिंग में एक अवार्ड भी मिला है, अगर अब्रॉड से स्टडी करोगी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो कहती है पर मैं ये नहीं करना चाहती, जिसपे वो कहता है तुम अच्छे से जानती हो हमारा परिवार ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उनके परिवार की बहू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाए, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम वो काम करो जिससे हमारे परिवार की इज्जत बनी रहे। जिसपे वो बोलती है लेकिन मुझे स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है। उचेन कहता है पागल मत बनो, जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। इस पर वो अपने मन में सोचती है बस 8 दिन ही तो बचे हैं और कहती है ठीक है और दोबारा से सो जाती है। अब अगले दिन हम वैन को उसकी दोस्त सू के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो कहती है मैंने पता किया है उचेन के बारे में, 8 साल तक वो बड़ी ही बुरी जिंदगी जी रहा था और फिर उसके बाद उसने कुछ तो ऐसा करना शुरू किया जिससे उनकी जिंदगी ठीक हो गई और उसको फिर अडॉप्ट कर लिया गया। और जब से हो परिवार ने उसको एक्सेप्ट किया है तो वो सिर्फ अपनी अडॉप्टिव मदर के बारे में सबसे ज्यादा केयर करता है। वैन कहती है वो पूरी तरीके से हो परिवार पर कब्जा कर लेना चाहता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाऊं, इसलिए जरूर वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बात करने की कोशिश करेगा। इसलिए तुम दूसरी जगह भी बात करो, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से ये भी बात करो कि मुझे फीमेल लीड ही बनना है और अगर वो मेरी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैं उनकी मूवी में पूरे 50 मिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। इसके बाद वैन घर पर आ जाती है, लेकिन तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड और बेस्ट फ्रेंड में झगड़ा हुआ है। वो हॉस्पिटल पहुंचती है, जाते ही सबसे पहले अपने हस्बैंड से टकरा जाती है। वो उसे देखकर तुरंत ही कहती है सम ठीक है ना। इस पर वो कहता है क्या होता है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। जिस पर वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ करना, लेकिन सम तुम्हारे मुकाबले ज्यादा कमजोर है ना इसलिए। इस पर वो कहता है हाँ वो कमजोर है, तभी तो उसने 2 गुंडे भेजे थे मुझे पीटने के लिए। और तभी यहाँ पर सम भी आ जाती है। वैन जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। इस पर सम कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल चोट नहीं आई, लेकिन तुम्हारा कमीना पति बच गया। मैं चाहती थी कि वो और भी ज्यादा पिटता और उसकी शक्ल का नक्शा ही बिगड़ जाता। इस पर वो अपनी दोस्त को शांत कराती है और फिर अपने हस्बैंड से कहती है उसकी तरफ से मैं माफी चाहती हूँ, दरअसल वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है इसलिए ऐसा हो गया। और ये सीन वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा था। अब घर पर आने के बाद वैन इस चीज को लेकर शर्मिंदा थी कि सम की वजह से फालतू में उचेन को इतनी सारी चोट लग गई, इसलिए वो उसे कहती है मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। और वो उसे दवाई लगा रही थी कि अचानक से वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, जिसपे वो उसे खुद से दूर करती है, जिसके बाद वो उठकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम इन दोनों दोस्तों को कार में देखते हैं, जहाँ पर ये मूवीज को लेकर ही बात कर रही थी कि तभी वैन के पास क्लब से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसके हस्बैंड ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। इस पर वो कह रही थी आप एक काम करिए, इस फोन में मिंग नाम की औरत का नंबर भी होगा, आप उसे कॉल करके बताइए, वो को उठाकर ले जाएगी। इस पर उधर से जवाब दिया जाता है प्लीज आप जल्दी से आकर ले जाइए, इमरजेंसी में एक ही नंबर था। जिसके बाद ये दोनों क्लब में जाती हैं, जहाँ पर ये देखती हैं उचेन अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था और वो इतना भी ज्यादा नशे में नहीं था। वैन उसको कॉल करने लगती है तो वो कॉल रिसीव नहीं करता और उसके फ्रेंड उससे कहते हैं तुम्हारी वाइफ का कॉल आ रहा है, तुम्हारी वाइफ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है लेकिन तुम तो मिंग को पसंद करते हो। ये सारी बातें सुनकर ये दोनों बाहर आ जाती हैं। तभी सू कहती है मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, लेकिन ऐसे खाली हाथ जाना सही नहीं होगा। वैन कहती है तो हमें क्या करना चाहिए, जिस पर उसकी दोस्त तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है और कहती है इस क्लब में प्रोस्टिट्यूशन किया जा रहा है। साथ ही मीडिया को भी कॉल करके कह देती है एक क्लब में पुलिस ने हो परिवार के बेटे के साथ साथ बहुत सारे अमीर परिवार के बच्चों को अरेस्ट किया है। और फिर वो हमारी हीरोइन से कहती है अब आएगा असली मजा, जिस पर वैन भी कहती है तुम कमाल हो। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, वो घर पर
बैठी हुई थी कि तभी उसके पास दादाजी की कॉल आती है और वो कहते हैं, तुमने देखा फालतू में किसी ने भी उज्जैन को फंसाने की कोशिश की है और उसे अरेस्ट भी कराने की कोशिश की है। हर जगह यही बात हो रही है, हमें कुछ तो करना होगा। इस पर वैन कहती है, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे तो मैं आपका साथ जरूर दूंगी। जिस पर वो कहते हैं, मैं बस यही तो चाहता था। और फिर हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जहाँ पर मीडिया वाले यूजीन से काफी सारे सवाल करते हैं कि कल रात क्या हुआ था, क्या आप वाकई में वहाँ पर प्रोस्टिट्यूटेड के साथ थे और क्या बाकी में आपका किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ पर यूजीन के साथ उसकी वाइफ और उसके दादाजी भी मौजूद होते हैं। इस पर दादाजी कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे फंसाने की प्लानिंग की गई है, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। वैसे भी हमारे परिवार के बहुत सारे दुश्मन हैं और बड़े बड़े परिवारों के तो दुश्मन होते ही हैं। साथ ही हम पता कर रहे हैं ये किसने किया है और जब उस इंसान का पता लग जाएगा हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही आपको भी इस बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इसके बाद यूजीन बोलता है, वो कहता है, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है, वो सिर्फ बिजनेस के सिलसिले में कुछ मुलाकातें थी। इसके अलावा मैं अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और वो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है। इस पर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है, वो क्या कमाल की चीज है, कुछ दिनों में डिवोर्स होने वाला है और यहाँ प्यार का नाटक किया जा रहा है। और वो भी मीडिया वालों को बताती है, हाँ वाकई में हमारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है और मुझे अपने हस्बैंड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये जिसने भी किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है और हम वैन को सूजू के साथ कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सूजू उसे बताती है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने साफ इनकार कर दिया है तुमको अपनी ड्रामा में कास्ट करने से और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे हस्बैंड का हाथ है। उसने साफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से इनकार किया है कि वो तुम्हें इस ड्रामा में ना ले और अगर वो तुम्हें ड्रामा में लेते हैं तो उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। ये जानकर तो वैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब इधर उज्जैन अपनी असिस्टेंट से बात कर रहा था। उसका असिस्टेंट बताता है, पता चल गया कि खबर किसने दी थी, ये आपकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड सूजू ने किया था। साथ ही वो दोनों कल रात उस क्लब में भी गए थे। अब बताइए क्या करना है, क्या उस पर कानूनी कार्रवाई करें। इस पर वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद असिस्टेंट कहता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को साफ मना कर दिया गया है। इस पर वो कहता है ये सही है, से उसे सबक सिखाया जाएगा। जिसके बाद वो वैन के पास जाता है। वैन कहती है मैं जानती हूँ ये तुमने ही किया है। इस पर वो कहता है मैं भी जानता हूँ कि वो भी तुमने किया। इस पर वैन कहती है मैं उस ड्रामा में काम करना चाहती थी, उसकी स्क्रिप्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम मुझे इस तरीके से रोक नहीं सकते। इस पर वो कहता है तुम मेरी वाइफ हो और जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा और वो उसे अपने क्लोज लेकर आ जाता है। लेकिन वो सामने से कहती है बिल्कुल नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिस पर उज्जैन अपने मन में सोचता है 3 सालों में ये पहली दफा है कि उसने मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया और वो मेरे खिलाफ गई है। अब रात को हम वैन को उसके बेडरूम में देखते हैं जहाँ पर वो असू से कॉल पर बात कर रही थी और असू उसको बताती है कि तान्युंग एंटरटेनमेंट के सीईओ मिस्टर जो को मैंने तुम्हारी ऑडिशन वीडियो भेजी, उनको वो इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो तुम्हारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर उज्जैन आता है तो वो जल्दी से कॉल को कट कर देती है। जिसके बाद वो वैन से सॉरी बोलने लगता है और वो उसे हक भी करता है। इस पर वैन भी उसे हक करती है और कहती है अब तुम आगे क्या हो, परिवार जब पूरी तरीके से तुम्हें मिल जाएगा तो फिर आगे की तुम्हारी क्या प्लानिंग है। जिस पे वो कहता है अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन तुम हो, परिवार की जितनी भी चीजें हैं तुम आराम से यूज कर सकती हो, तुम्हारे लिए कोई भी तरीके की रोक टोक नहीं है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भूल जाओ। इस पे वैन उसको कहती है जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। इसके बाद वो वैन के फोरहेड पर किस करता है और वैन अपने मन में सोचती है मेरा और तुम्हारा रास्ता अब एकदम ही अलग है। अगले सीन में वैन से मिलने के लिए सू आती है जहाँ पे वैन उसको बताती है कि वो मिस्टर जो के साथ जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है। सू भी उसको कहती है कि वो उसकी फेक मेडिकल रिपोर्ट लेकर आ चुकी है, जिस रिपोर्ट को लेकर वैन दादाजी के पास पहुँच जाती है। दादाजी पेंटिंग कर रहे थे। वो दादाजी से कहती है दरअसल मैं आपसे बहुत ही जरूरी बात करने आई हूँ। वो कहते हैं बताओ क्या बात है। वैन कहती है मैं उज्जैन से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ये सुनते ही दादाजी कहते हैं क्या हुआ, क्या उस बदतमीज लड़की ने तुम्हें परेशान किया है, मुझे बताओ, उसने जो भी किया है मैं उसको अच्छी वाली सजा दूंगा। जिस पर वैन कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। दरअसल मुझे ही लगता है कि मैं इस परिवार की डॉटर इन लॉ रहने के लायक ही नहीं हूँ। मैं अपनी रिपोर्ट लेकर आई हूँ, आप प्लीज इसे देख लीजिए। दादाजी उस रिपोर्ट को देखते हैं। वैन कहती है मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। इस पर तो दादाजी कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत
सारे डॉक्टर्स हैं अच्छे अच्छे और इस चीज की कोई जल्दी भी नहीं है और आजकल तो दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन वो सामने से कहती है, मुझे लगता है कि आपका परिवार एक नामी गिरामी परिवार है और एक बड़ा परिवार है। अगर हम दूसरे ऑप्शन यूज करेंगे तो बहुत सारे परिवारों में सिर्फ वो परिवार की ही बातें होंगी, सब उल्टी सीधी बातें बोलेंगे और मजाक बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा रिस्क लेना चाहिए, वरना फ्यूचर में हो परिवार की रेपुटेशन पर खतरा आ सकता है। इस पर दादाजी कहते हैं, ठीक है जैसा सही समझो, पर अगर तुम डिवोर्स लेती हो तो मैं तुम्हें पूरे 300 मिलियन दूंगा, ऐसे खाली हाथ तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जिस पर वो कहती है, ठीक है दादाजी, और वहाँ से चली जाती है। और गाइस, दादाजी सच में काइंड पर्सन है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन डिवोर्स पेपर देख रही थी कि तभी यूजेन असिस्टेंट के सहारे घर पर लेकर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा नशे में था। साथ ही उसको फीवर भी था, इसलिए वैन रात भर उसकी केयर करती है। जिसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो कहता है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? इस पर वो कहती है, तुम्हें बुखार है, और वो उसके लिए कुछ लेने के लिए जाती है। और जब आती है तो वो वॉशरूम से बाहर आता है और गिरने वाला होता है, जिस पर वो उसे संभालती है और फिर अच्छे से उसे सुला देती है। अब अगली सुबह जब यूजेन जागता है तो वो देखता है वैन उसका ध्यान रखते रखते वहीं पर सो गई थी। जिसके बाद वो उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। बाय द वे गाइस, यू नोटिस समथिंग? रात को जब यूजेन सोया था तो शर्टलेस था, उठा तो शर्ट में था। खैर, वो उसको बेड पर लिटाकर वहाँ से चला जाता है। जब वैन की आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि वो वहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वो उसके असिस्टेंट को कॉल करती है और पूछती है कि क्या उसकी तबीयत ठीक है, क्या उसने खाना खा लिया, क्या उसने दवाई ली। इस पर वो कहता है कि हाँ, उन्होंने खाना खा लिया और दवाई ली। दरअसल वो मिंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर रहे हैं। वो सारी बातें मिंग भी सुन लेती है क्योंकि वो वहीं पे बैठी हुई थी। जिसके बाद वो कहती है, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने मुझे बताया नहीं, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखती। जिस पर वो कहता है, मैं ठीक हूँ, चलो सिग्नेचर करो। जिसके बाद वो कहने लगती है, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये सुनकर उचेन को थोड़ा सा गुस्सा आता है। उसका असिस्टेंट अपने मन में सोचता है, सर इतने टाइम से सिग्नेचर करवाने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन सिग्नेचर कर ही नहीं रही है। मिंग कहने लगती है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलोगे? जिस पर वो कहता है, ठीक है। अब हम इनको कार में देखते हैं जहाँ पर उचेन एकदम चिढ़ कर बैठा हुआ था क्योंकि सिर्फ उसको तो सिग्नेचर चाहिए थे और ये लड़की बार बार बोले जा रही थी। वो कहने लगती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो उचेन? कहता है, बिल्कुल नहीं। वो कहती है, तो तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? जिस पे उचेन बोलता है, मेरा सर, मेरी तबीयत खराब है। इस पे उसका असिस्टेंट सोचता है, सर एकदम ही इरिटेट हो चुके हैं, बस एक बार सिग्नेचर हो जाए फिर तो यहाँ से घंटा भाग नहीं देने वाले। और ये लड़की ऐसा जानबूझकर कर रही थी क्योंकि वो भी जानती थी कि कल उचेन का बर्थडे है। अब रात 12 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन वो सारे मोती दूसरे बोल में डाल देती है, जिसका साफ मतलब था कि पूरे 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और आज ही उचेन का बर्थडे भी होता है। जिसके बाद वो उसका इंतजार करती है। वैन काफी देर तक उसका इंतजार करके थक कर सो जाती है। अगली सुबह वो एक टेबल पर गिफ्ट बॉक्स रखती है, साथ ही एक लेटर रखती है और डिवोर्स पेपर भी रख देती है। और वो असिस्टेंट को कॉल करती है और पूछती है कि उचेन कहाँ पर है। जिस पे वो बताता है, दरअसल मिस मिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, इसलिए उनके साथ है। जिस पे वो कहती है, ठीक है, उसे कहना कि जल्दी से फ्री होकर घर पर आ जाए। जिसके बाद वो रात तक इंतजार करती है और फिर रात के 12 बज जाते हैं और उसका बर्थडे टाइम खत्म हो जाता है। तभी वैन के पास स्यू की कॉल आती है जो उसे कहती है, मैं नीचे कार में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से नीचे आओ। इस पर तो वैन कहती है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। स्यू बोलती है, तुमने उसका ठेका उठा कर रखा है क्या? तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब जल्दी से वापस आ जाओ, कुछ भी फालतू चीज सोचने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो स्यू के पास नीचे आ जाती है और वो देखती है कि यूचेन जस्ट अभी वहाँ से गुजर रहा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यूचेन घर पर आता है, वो देखता है वहाँ पर केक रखा है, साथ ही एक बर्थडे नोट भी रखा है, जिसे पढ़कर वो खुश होता है और केक को भी टेस्ट करता है और फिर सोचता है वो शायद नाराज हो गई, उसे मनाना चाहिए। और वो रूम में आता है, वो देखता है कि रूम में वैन नहीं है। जिसके बाद वो बाहर आता है, उसे ढूंढने लगता है और तभी उसकी नजर गिफ्ट बॉक्स पर जाती है, जिसे वो खोल कर देखता है तो काफी खुश होता है। लेकिन जैसे ही वो डिवोर्स पेपर्स देखता है तो उसकी सारी खुशी चली जाती है। वो लेटर को भी पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था, जब तुम इस लेटर को पढ़ोगे तो मैं जा चुकी होंगी, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, अब मैं ये पढ़ता
बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। अब मैं खुलकर जीना चाहती हूँ, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। अलविदा। ये सब कुछ देखकर और लेटर को पढ़कर उचेन का दिमाग तो एकदम ही खराब हो जाता है। जिसके बाद उचेन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है तो सामने से असिस्टेंट कहने लगता है, मिंग बार बार कॉल करके आपके बारे में पूछ रही है। इस पर तो चिल्लाकर उचेन कहता है, बाहर में जाने दो उसे औरत को, मुझे जल्दी से पता करके बताओ कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। इसके बाद वो पता करके बताता है और कहता है कि वो एक क्लब में है और रूम नंबर भी बता देता है। जिसके बाद तुरंत ही यूचेन उस क्लब में पहुंच जाता है जहाँ पर ये दोनों दोस्त मेल मॉडल के साथ बैठी हुई थी। वो वैन को कॉल करता है लेकिन वो कॉल को इग्नोर कर देती है। जिसके बाद वो गुस्से में रूम के अंदर जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो। इस पर शू उसे बोलती है, बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो कहता है, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और वो अपनी वाइफ को लेकर बाहर आता है। वैन कहती है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जिस पर वो कहता है, अभी तक मैंने डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर नहीं किया है तो अभी भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो। आखिर तुम चाहती क्या हो और ऐसा क्या कर रही हो। इस पर सामने से वैन बोल देती है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम क्या चाहते हो। इस पर वो उसके क्लोज आ जाता है और कहता है, देखो मिंग के साथ मेरा समझौता हो चुका है, अब वो तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आएगी, तो ये फालतू ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। इस पर वो कहती है, दुनिया से थोड़ी चली गई है जो मेरे सामने कभी भी नहीं आएगी, और वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है उसे रोकने की हिम्मत तुम्हारे अंदर तो नहीं है। और मुझे डिवोर्स चाहिए, मतलब डिवोर्स चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। अब से हम दोनों के रास्ते एकदम अलग हैं। जिस पर वो कहता है, मैं डिवोर्स नहीं देने वाला। वैन कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया हो, या फिर ऐसा है कि हर टाइम मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रहती थी, तुम्हारी सारी चीजों का ख्याल रखती थी, तो तुम्हें इस चीज की आदत पड़ गई हो। इस पर वो थोड़ा सा सहन जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें थोड़ी सी शिकायतें हैं, अच्छे से इस बारे में सोचो और घर पर आ जाना, मैं जा रहा हूँ। और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जल्दी से वैन के पास सू आती है और पूछती है उसने क्या कहा। जिस पर वैन बताती है कि वो डाइवोर्स देने के लिए राजी नहीं है। सू बोलती है, उस आदमी का दिमाग खराब हो चुका है, पहले तो उसमें कितना ज्यादा एटीट्यूड था, क्या वो हर चीज को अपनी जागीर समझता है। घर जाने दो, मिस्टर जो का कॉल आया था, वो कॉल से ही तुम्हारे साथ शूटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। अब हमको शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। शूटिंग जैसे ही ब्रेक होती है तो यहाँ उचेन आ जाता है और वो वैन से कहता है, तुम यही चाहती थी ना, ठीक है मैं इसके लिए राजी हूँ। तुम 2 सालों तक जितनी चाहे उतनी शूटिंग कर सकती हो, जितने चाहे ड्रामा कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर वैन कहती है, मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या करूंगी। मैं तुम्हें पहले ही बता दिया है कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जिस पर वो कहता है, लेकिन मैंने डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है और मैं इन डाइवोर्स पेपर को मानता भी नहीं हूँ, ना ही मैं तुमसे डाइवोर्स लेने वाला हूँ। तुम्हें जितने ड्रामा में काम करना है करो। इस पर वो कहती है व्हाटएवर और वहाँ से चली जाती है। जिस पर वो अपने मन में सोचता है, आखिर ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है जैसे मैं एकदम ही अजनबी हूँ। तभी उसके पास असिस्टेंट की कॉल आती है और वो कहता है, ली परिवार को बैंकरप्ट करने का प्लान एकदम ही बेहतर है। उसे हम 4 से 6 महीने में बैंकरप्ट करने वाले थे, लेकिन अगर तुम्हारे डिवोर्स को इसमें ऐड कर दें तो हम ली परिवार के साथ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जिसके बाद हम उसे सिर्फ 2 मंथ्स में ही बैंकरप्ट कर देंगे। इस पर वो कुछ भी जवाब दिए बिना कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम यूचेन को घर पर देखते हैं जहाँ पर वो वैन को ही याद कर रहा था। उसकी नजर एक सॉफ्ट टॉय पर पड़ती है और वो याद करता है कि किस तरीके से वो रोड पर चल रहा था और वैन उसे खरीद कर लाई थी। और वो कहती है, ये कितना ज्यादा प्यारा है, इसे मैं अपने पास ही रखना चाहती हूँ। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो अपने मन में सोचता है, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तभी उसके पास वैन की कॉल आती है और वो उसे डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने को कहती है। वो साफ इनकार कर देता है तो वो सामने से कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम उसको एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर उसके पास उसका फ्रेंड आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे डिवोर्स के बारे में सुना, इसमें कितनी सच्चाई है। इस पर उचेन कहता है, उसका दिमाग खराब हो चुका है लेकिन मैं उसे डिवोर्स नहीं देने वाला। और तभी उन दोनों की नजर सू और वैन पे पड़ जाती है। उचेन का फ्रेंड कहता है, क्या वो जानती है कि तुम यहाँ पर हो। तभी वैन के पास मिंग आती है और कहती है, अरे वाह, मैंने तुम दोनों के डिवोर्स के बारे में सुना। डिवोर्स की बात है, तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना
है वैसे कितनी बेकार हालत होती है एक डिवोर्स्ड औरत की जब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाती है और वो यहाँ पर काफी सारी फालतू की बातें करती है। ये सुनकर साको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सामने से कह देती है, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों की जिंदगी में दखल देने का। वैन भी कहती है, इतना ही शौक है ना दखल देने का और तुम्हें पूरा यकीन है कि यूजेन तुम्हें पसंद करता है तो जाओ जाकर डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करवा कर दिखाओ। और दोनों ही वहाँ से चली जाती हैं। मिंग यूजेन के पास पहुँच जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारे डिवोर्स के बारे में सुना, ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। तुम्हें क्या लगता है अब हमको शादी कर लेनी चाहिए? इस पर यूजेन सामने से कहता है, तुमने जो भी सुना है गलत सुना है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे रहा। और वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर उसका मूड थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन वो उसके फ्रेंड से कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो मुझे पसंद करता है ना, तभी तो उसे डिवोर्स देना चाहता है। वो मुझे जेलस करने के लिए बस ऐसा बोल रहा है। इस पर उसका फ्रेंड कहता है, कौन जानता है कि कौन किसको पसंद करता है, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद निंग के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है और वो एक वेटर को अपने पास बुलाती है। हम सू और वैन को देखते हैं। तभी एक वेटर आकर वैन के कपड़ों पर वाइन गिरा देता है, जिसे वो साफ करने के लिए रूम में जाती है तो वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और उसके क्लोज आने लगता है। इस पर वो कहती है, सच बताओ तुम्हें किसने भेजा है? जिस पर वो लड़का कहने लगता है, किसी ने नहीं। इस पर वैन कहती है, जिसने भी भेजा है बहुत अच्छा काम किया है, तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। ये सुनकर वो लड़का खुश हो जाता है। वैन कहती है, तुम्हारे जैसे लड़के के ही तो सपने में देखती हूँ, और धीरे से एक ऑब्जेक्ट उठाती है और उसका सर ही फोड़ देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और सू भी रूम के अंदर मिंग को लेकर आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों को वहीं पर बैठाकर चली जाती है। अब हम यूजेन को मिंग के फादर के साथ देखते हैं। तभी यहाँ पर उसकी बहन आती है और वो कहती है, मैंने आपकी वाइफ को एक आदमी के साथ एक रूम में जाते हुए देखा। ये सुनकर वो कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो? वो कहती है, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। वो कहता है, कोई सबूत है? वो कहती है, सबूत की क्या जरूरत है, तुम मेरे साथ चलकर खुद ही क्यों नहीं देख लेते? और वो सभी को रूम के बाहर लेकर आ जाती है। बाहर से ही उचेन डोर को खटखटाने लगता है, लेकिन वो तो सभी को अंदर लेकर आ जाती है। वो दोनों कंबल के अंदर होते हैं और वो गालियां देना शुरू कर देती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई को धोखा देने की? तेरे जैसी बदतमीज औरत मैंने आज तक नहीं देखी है। तुम हमारे परिवार के लायक ही नहीं हो। और वो कंबल को खींचना शुरू करती है। तभी वो लड़का बाहर आता है और बोलता है, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? किसी की प्राइवेसी का मतलब नहीं समझते क्या? हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। इस पर उचेन की बहन कह देती है, प्राइवेसी? वाओ, कितनी अच्छी प्राइवेसी है। देख रहे हो भाई किस तरीके से ये इस लड़की को सपोर्ट कर रहा है। और फिर से वो ब्लैंकेट को खींचने लगती है और वो पूरी ताकत लगाती है। जैसे तैसे ब्लैंकेट को खींचती है तो अंदर मिंग निकलती है, जिसको देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके डैड कहते हैं, ये सब कुछ क्या है? उचेन कहता है, तो यहाँ पर ये है। मिंग के डैड कहने लगते हैं, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? मिंग कहने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने मेरे खिलाफ प्लान किया है, मुझे जानबूझकर फंसाया है। इस पर उसके डैड कहते हैं, आखिर किसकी हिम्मत हो गई मेरी बेटी के खिलाफ ऐसे प्लान करने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस पर उचेन कहता है, टेंशन मत लीजिए, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और यहाँ पर एक साथ हैं। अगर यहाँ पर किसी की गलती है तो वो मेरी बहन की है, उसने इनकी प्राइवेसी में दखल दिया है। और वो अपनी बहन से कहता है, इनसे माफी मांगो। जिस पर वो एकदम ही चुप खड़ी हो जाती है। मिंग उचेन से कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ, सच में मुझे फंसाया गया है। मुझे किसी और ने नहीं बल्कि वैन ने फंसाया है, उसके साथ ये आदमी भी मिला हुआ है। इस पर तुरंत ही वो लड़का कहता है कि ऐसी झूठी बातें कर रही हो, ये लड़की झूठ बोल रही है। दरअसल इसने एक वेटर के हाथों से मेरे पास रूम की भिजवाई थी और एक लेटर भी था कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मेरे साथ रूम में आओ। तभी मैं यहाँ पर आया, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। इस पर मिंग कहती है कि झूठ बोल रहा है, ये वैन के साथ मिला हुआ है। तभी यहाँ पर वैन और सू आ जाती है और कहती है, मैं सच बताती हूँ क्या हुआ था। इस लड़की ने मेरे खिलाफ प्लानिंग की थी, लेकिन ये अपनी प्लानिंग में खुद ही फंस गई। और वो लड़के से कहती है, आप सच बोलो। जिस पर वो कहता है, हाँ ये सच है। इस लड़की ने मुझे सामने खड़ी हुई लड़की के साथ जबरदस्ती करने के लिए भेजा था, लेकिन अचानक से मैं बेहोश हो गया और मेरी आंखें खुली तो मेरे साथ यही थी। ये सुनकर मिंग के डैड कहते हैं, तुम मेरी बेटी के बारे में झूठ नहीं बोल। वैन तुरंत ही कहती है, मेरे पास इसका प्रूफ है। उचेन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रूफ है तो हम इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे।
ये सुनकर मिंग के डैड सोचते हैं अगर लीगल एक्शन लिया गया तो यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सबके सामने आ जाएगा, और वो कहते हैं इस बात को यहीं खत्म करते हैं, मुझे ये बात आगे नहीं बढ़ानी है, मुझे लगता है कि हम सबको यहाँ से जाना चाहिए। ऊचेन वैन से कहता है चलो घर चलते हैं। वो कहती है नहीं, मैं सू के साथ जा रही हूँ, और निकल जाती है। इसके बाद हमारी हीरोइन सू के साथ बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसका एजेंट उसको जैसे ही अपना कोट उड़ाता है तो पीछे से ऊचेन आ जाते हैं और वो उसे धक्का देता है, और वो हमारी हीरोइन से कहने लगता है तुम्हें मेरे साथ घर पर चलना होगा, जिस पर वो साफ इनकार कर देती है। वो कहता है मैं किसी भी हालत में तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, जिस पर सू कहती है पिछले 3 सालों से ये तुम्हारे साथ थी, उस टाइम तो तुम दूसरी औरतों के पीछे घूमते थे, साथ ही उनको सेफ रखते थे, और अब जब ये अलग जा रही है तो यहाँ पर अच्छे बनने का दिखावा कर रहे हो, और हमारी हीरोइन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हम यूजीन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके लिए सूप बनाकर लाता है, और जैसे ही वो उस सूप को पीता है तो कहता है ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिस पर असिस्टेंट कहता है सर मैं आपका असिस्टेंट हूँ, कोई मास्टर शेफ नहीं, तो भला मैं कैसे ही बना सकता हूँ, मुझसे जो हुआ मैंने कर दिया। जिसके बाद इसके पास कोई चारा नहीं था और ये उसी सूप को पीता है, और तभी उसे याद आती है स्यू की वो बात जिसमें उसने कहा था कि 3 सालों तक तुमने इसका ध्यान नहीं रखा और अब बच्चे बनकर दिखा रहे हो, तब तो तुम्हें दूसरी औरतों का ही ध्यान रखना था। जिसके बाद वो वैन के स्टडी रूम में आ जाता है, जहाँ पर उसकी काफी सारी पेंटिंग्स रखी होती हैं, और उसको खुद के काफी सारे स्केचेस भी मिलते हैं, जिन्हें वो देखता है कि उसने कितने अच्छे से परफेक्टली बनाया है, एकदम रियलिस्टिक। वहाँ पर उसको एक डायरी भी मिलती है जिसको वो पढ़ता है, तो उसमें उसकी छोटी छोटी पसंद और नापसंद के बारे में लिखा हुआ था, चाहे वो उसके खाने पीने को लेकर हो या फिर उसके कपड़ों की चॉइस को लेकर। उसमें हर एक चीज बहुत ही अच्छे से मेंशन थी, जिसे पढ़कर वो अपने मन में सोचता है कि वो मुझे कितना ज़्यादा पसंद करती थी, वो मेरी कितनी ज़्यादा केयर करती थी कि उसने हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखा है। जिसके बाद वो उसके ड्रेसिंग एरिया में आता है और देखता है कि वो उसकी दी हुई कोई भी ज्वेलरी या तोहफा अपने साथ लेकर नहीं गई है, और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास भी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वैन हॉस्पिटल में एडमिट थी और उचेन उससे मिलने के लिए आया था। वो वैन को एक होटल के पेपर्स देते हुए कहता है ये होटल अब से तुम्हारा है, इसमें पूरे 200 मिलियन का प्रॉफिट होता है हर मंथ, जिसको वैन ले लेती है और उसे थैंक यू कहती है, जहाँ पर वो उससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरी परवाह करती हो, इसलिए मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। इस पर वैन कहती है पता नहीं तुम कौन से ख्यालों में खोए हुए हो, मुझे तुम्हारी अब बिल्कुल भी परवाह नहीं है और ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिस पर वो उसे डायरी दिखाने लगता है। वो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ थी और मैंने सिर्फ अपनी वाइफ होने का फर्ज निभाया, क्योंकि हर वाइफ को पता होना चाहिए कि उसके हस्बैंड को क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर दो, ये फालतू का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तभी उचेन के पास दादाजी की कॉल आती है और वो तुरंत उन दोनों को घर पर बुलाते हैं। उचेन वैन की हेल्प करने लगता है, लेकिन वो उसे साइड करके चली जाती है। अब हम इनको दादाजी के सामने देखते हैं, जहाँ पर दादाजी उचेन की सिस्टर के ऊपर चिल्ला रहे थे कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, और फिर वो वैन से कहते हैं बेटा तुम बताओ। जिस पर वो कहती है कि इसने मिलकर मिंग के साथ मेरे खिलाफ प्लानिंग की थी। इन लोगों ने जानबूझकर मुझे एक रूम में पहुंचाया जहाँ पर इन लोगों ने एक लड़के को भेजा था। वो तो शुक्र है कि मेरे साथ सू थी और मैं बच गई। ये सुनकर दादाजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको बहुत ही ज्यादा डांटते हैं। वो उसे कहते हैं अभी उनसे माफी मांगो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। जिस पर वो कहती है पर इसका तो डिवोर्स हो चुका है। इस पर दादाजी कहते हैं चुप करो, डिवोर्स हो चुका है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, मतलब है तुम अभी उससे माफी मांगती हो या फिर मैं कुछ और डिसाइड करूं। जिस पर वो उसे सॉरी बोलती है। दादाजी वैन से कहते हैं तुम क्या चाहती हो तुम भी बताओ, क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ गलत किया है। इस पर वो सामने से कहती है मुझे लगता है कि आपको इसको हो परिवार से बेदखल कर देना चाहिए। ये सुनते ही सिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी फालतू बात करने की, तुम खुद को क्या समझने लगी हो, वैसे भी तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है तो ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इस पर तो उसका भाई उसे कहता है बेहतर होगा तुम अपनी जुबान को लगाम दो। जिसके बाद दादाजी कहते हैं शायद मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, तुम इस परिवार के लायक हो ही नहीं, इसलिए अभी से तुम्हें हो परिवार से बेदखल किया जाता है। इस पर वो कहने लगती है दादाजी आप इस बाहर की औरत के लिए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं,
वो कहते हैं यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ, इससे पहले मैं कोई और गलत फैसला ले लूं। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दादाजी हमारी हीरोइन से कहते हैं इन सब के लिए मैं माफी मांगता हूँ। वो कहती है इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। दादाजी कहते हैं तो आगे तुमने क्या सोचा है, मुझे बताओ, कुछ भी होगा मैं जरूर करूँगा। इस पर वो कहती है दरअसल मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ और मुझे शायद अच्छे काम के लिए आपकी मदद चाहिए होगी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? वो कहते हैं बिल्कुल, तुम बस एक बार मुझे बता देना, कोई भी प्रोड्यूसर हो कोई भी डायरेक्टर हो, मैं डायरेक्ट उससे खुद ही बात करूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और है? जिस पर वो कहती है नहीं कुछ और नहीं है। और फिर वो चेन से कहते हैं तुमने डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर दिए? वो इनकार करता है तो वो कहते हैं कर दो, ताकि वैन जल्द से जल्द अपने काम को आगे बढ़ा सके, क्यों किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिसके बाद दोनों ही बाहर आ जाते हैं। दादी दादाजी से कहती है आखिर तुम इस डिवोर्स के लिए तैयार कैसे हो गए? वो कहते हैं मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वैन ऐसा चाहती थी। वो कहती है मुझे नहीं लगता उससे अच्छी लड़की हमें दोबारा मिलेगी। जिस पे वो कहते हैं वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। जिस पे दादी कहती है तुम्हें सोचना चाहिए वो कितनी सच्ची बच्ची है, उसने सामने से आकर ये बात बता दी, उसकी जगह कोई और होती तो इस बात को छुपाती। जिस पे वो कहते हैं मैं जानता हूँ लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, हमारे परिवार को भी वारिस की जरूरत है। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर फाइनली उचेन डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर देता है। जिसके बाद वो हमारी हीरोइन से कहता है अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी मदद की जरूरत होगी तो मुझे बेझिझक बोल देना। इस पे वो कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वैन को देखते हैं जिसके सामने अचानक से वही एक्ट्रेस आ जाती है जिसकी उसने पहले भी बेइज्जती की थी। ये बेइज्जती वाली औरत वैन से कहती है तुम्हें अगर फीमेल लीड का रोल मिल गया है तो ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर हुओ को इसके बारे में बताऊंगी तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। जिस पर वैन कहती है मेरा डिवोर्स हो चुका है, तुम्हें जो करना है करो। इस पर वो बेइज्जती वाली औरत कहती है ये तो और भी ज्यादा अच्छा है, वो तो अब मेरी बहुत ज्यादा मदद करेंगे क्योंकि मुझे ये मेन रोल चाहिए। वैन कहती है ट्राई कर लो। यहाँ पर हम उचेन को भी देखते हैं जो कि इनकी बातें सुन रहा था। वो एक्ट्रेस हमारी हीरोइन के साथ शर्त लगा लेती है कि मिस्टर हुओ उसी की हेल्प करेंगे। अब रात का सीन दिखाया जाता है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं और जैसे ही यहाँ उचेन आता है तो वो बेइज्जती वाली औरत उचेन से कहने लगती है कि मुझे फीमेल लीड का रोल ज्यादा पसंद है, आप प्लीज मेरी मदद करिए। इस पर वो कहता है तुम जैसी औरतें यही करती हैं, मेहनत तो होती नहीं है, सिर्फ दूसरों की चपलूसी करनी आती है। तुमने क्या समझा है सबको अपने जैसा कि तुम आओगी मेरी चपलूसी करोगी और मैं तुम्हारा साथ दूंगा? बेहतर होगा अपने काम से काम रखो वरना जो मिला है वो भी तुमसे छीन लूंगा। वैन अपने एजेंट के साथ बाहर आ जाती है, पीछे पीछे उचेन भी आ जाता है। वो उसके साथ बात करना चाहता था, जिसके बाद वो उसके साथ बात करती है तो वो कहता है प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ और वो उसे फोर्सफुली किस भी करता है, लेकिन वो उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और वो वहाँ से चली जाती है। उचेन के पास दादाजी की कॉल आती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसको अपने पास बुलाते हैं। वो मिलने के लिए जाता है तो वो गुस्से में उसके ऊपर कांच का ग्लास फोड़ देते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा डांटते हैं क्योंकि उसने जिस आदमी के साथ अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस पर वो जैसे तैसे अपने दादाजी को समझाता है कि ये उनके बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और जल्दी वो आदमी की कंपनी को हड़प लेगा और उसको बैंकरप्ट कर देगा और दादाजी इसकी बात मान भी जाते हैं। वो जाने लगता है तो दादाजी रोक कर कहते हैं मुझे सुनने में आया है कि तुम बार बार बहन को परेशान कर रहे हो, उसके लिए परेशानी खड़ी करनी बंद करो। अब हम इसको घर पर देखते हैं जहाँ पर ये खुद की चोट पर दवाई लगा रहा था और अचानक से इसको याद आ जाती है हमारी हीरोइन की। ये इमेजिन करने लगता है कि वो इसकी मरहम पट्टी कर रही है, लेकिन फिर वो गायब हो जाती है। ये उसे बहुत ज्यादा याद करता है। अब अगले दिन हम वैन को ब्यूरो के बाहर देखते हैं जहाँ पर वो उचेन का इंतजार कर रही थी क्योंकि दोनों ही अपने डिवोर्स को कॉन्फर्मेशन के लिए आए थे। जिसके बाद फाइनली इनके डिवोर्स को कॉन्फर्मेशन मिल जाता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर उचेन वैन को कुछ डॉक्यूमेंट्स और पैसे देता है जिनको लेने से वो इनकार कर देती है और कहती है दादाजी ऑलरेडी मुझे बहुत सारा कॉम्पनसेशन दे चुके हैं। इस पर वो कहता है वो दादाजी की तरफ से था, ये मेरी तरफ से है, इसे लेने से इनकार मत करो। जिसके बाद वो उस कंपेंसेशन को लेकर चली जाती है। वैन कार में आकर बैठती है तो उसके डैड की कॉल आती है और वो कहने लगते हैं तुम्हें बिना पूछे डिवोर्स कैसे ले लिया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुमने एक बार भी हमारे बारे में सोचा कि इससे हमारा कितना नुकसान होगा, हमारी कितनी बदनामी होगी। वो कहती है मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं, कुछ मैं आपके मुंह पर भी मार दूंगी। वो कहते हैं बकवास करना बंद करो, आखिर तुमने डिवोर्स लेने से पहले हमें क्यों नहीं बताया,
जिस पर वो कह देती है ये मेरी जिंदगी है, जो चाहे वो करूं, और कॉल कट कर देती है। अब हम उज्जैन को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहता है वैन के साथ जो भी स्टार कास्ट है मुझे सबकी फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिसके बाद वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता है और बताता है जो हीरो है वो काफी ज्यादा अच्छे नेचर का बताया जा रहा है। उसका 6 साल में सिर्फ एक रिलेशन था जो कि 6 साल पहले ही टूट चुका था और तब से वो सिंगल है और वो सिर्फ ऐसी लड़की को ढूंढ रहा है जो उससे शादी कर सके और वो उसके साथ खुशहाल भरी जिंदगी जी सके। जिसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि दादी से मिलने के लिए आती है और वो उनके लिए तोहफा भी लाती है। दादी यहाँ पर उससे काफी ज्यादा नाराज थी। वो कहती है मैं 6 मंथ्स के लिए हाई चेंज जा रही हूँ शूटिंग के सिलसिले में, इसलिए बस आपसे बाय बोलने आई हूँ। जिस पर दादी कहती है मुझे बिना बताए तुमने ये सब कुछ किया, सच बताऊं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती हूँ। इस पर वो दादी को हक कर देती है और कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं और मैं भी अभी भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, इसलिए मैं जाने से पहले आपसे मिलने के लिए आई हूँ। और वो उन्हें बाय बोलकर चली जाती है और जाते टाइम उसको उज्जैन भी मिलता है लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। इसके बाद वो एक पेंटिंग घर पे लेकर आता है और सोचता है ये पेंटिंग मैं वैन को दूंगा तो उसे बहुत पसंद आएगी। साथ ही वो ऑक्शन वाली पेंटिंग के लिए भी कॉल करता है मिंग के पास, लेकिन वो कहती है वो पेंटिंग पहले ही बर्बाद हो चुकी है। साथ ही वो कहती है मेरी शादी किसी और से कराई जा रही है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं और कॉल कट कर देता है। अगले दिन कंपनी में उसका असिस्टेंट बताता है कि मिस वैन 6 मंथ की शूटिंग के लिए हाई चेंज जा रही है। जिसके बाद उज्जैन असिस्टेंट से कहता है मेरी मैरिज की फोटोज का क्या हुआ? इस पर वो कहता है वो फोटोज नहीं मिले। उज्जैन कहता है नेगेटिव से निकलवाओ। असिस्टेंट कहता है 3 साल पुराने नेगेटिव नहीं मिलेंगे। हमारा हीरो कहता है कुछ भी करो, जितना भी पैसा खर्च हो, मुझे मेरी शादी के सभी फोटोज चाहिए। अब हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिससे मिलने के लिए उसका ड्रामा वाला हीरो आता है, जिसे देखकर वो सोचती है ये तो वाकई में काफी ज्यादा हैंडसम है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमको करीब आधे साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सभी को एक पार्टी में देखते हैं और इस पार्टी में हमारी हीरोइन, हमारा हीरो और उनकी दुश्मन मिंग भी होती है। जैसे ही मिंग वैन को देखती है तो उसके पास आ जाती है और कहती है मानना पड़ेगा बहुत ही कम टाइम में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम वायरल हो चुकी हो, डिवोर्स के बाद काफी अच्छी भी दिख रही हो। इस पर हमारी हीरोइन सामने से कहती है मैं करीब आधे साल से उस इंसान से दूर हूँ, अगर तुमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो तुम पर लानत है। ये सुनकर वो चिढ़ जाती है और हमारी हीरोइन वहाँ से चली जाती है। बाकी की लड़कियां उसके नेकलेस की तारीफ कर रही होती हैं। इस पर चिढ़कर मिंग कहने लगती है ये नेकलेस नकली है और उसके नेकलेस को छीन लेती है पर एसयू का वीडियो बना लेती है। जैसे ही वो उसको रोकने जाती है तो एसयू उसको ऐसा धक्का देती है कि वो सीधा वाइन के ग्लास में जाकर गिर जाती है और फिर सिक्योरिटी उसे बाहर निकाल देती है। बाहर उसको उज्जैन मिलता है जिससे वो शिकायत करना शुरू कर देती है, लेकिन वो तो उल्टा उसे ही डांटता है। अब हम वैन को उसके घर पर देखते हैं। उसके पास एसयू आती है और दिखाती है देखो एली, परिवार पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अब हमारा हीरो ऑफिस में होता है जहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज को बातें करते हुए सुनता है जो कि हमारी हीरोइन के बारे में ही बातें कर रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। जिसके बाद उसको उसकी और भी ज्यादा याद आने लगती है और फिर वो एक मूवी को प्रोड्यूस करने के बारे में सोचता है। अब हम वैन को देखते हैं जिसके पास कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि डायरेक्टर उसको कुछ प्रोड्यूसर से मिलवाना चाहता है। एक न्यू ड्रामा है। वो मीटिंग के लिए पहुंचती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात उज्जैन से होती है जो कि उसे हैंडशेक करता है और कहता है तुम बीमार हो और फिर वो तुरंत उसे पकड़कर हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। वो उसे रोकती है तो वो कहता है हॉस्पिटल चलो फिर बात करते हैं और उसे कार में बिठा लेता है, लेकिन वो कार में ही सो जाती है। जिसके बाद उज्जैन उसके जागने का इंतजार करता है और करीब 1 घंटे बाद वो जागती है और पूछती है मैं कब से सो रही हूँ? वो कहता है करीब 1 घंटे से। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। यहाँ वैन के पास टॉम की कॉल आती है जो कि उसके फर्स्ट ड्रामा का मेन लीड था और आजकल वो उसी को डेट कर रही है। वो उससे कहता है मुझे तुम्हारे एजेंट से पता चला कि तुम्हें बुखार है, मैं अभी हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। इस पर वो कहती है आने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ और बस यहाँ से निकल रही हूँ। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है और फिर उज्जैन से पूछती है कि दादा और दादी जी कैसे हैं।
जिस पर वो बताता है कि वो एकदम ठीक हैं और तुम्हें याद करते रहते हैं। जिस पर वो कहती है मैं भी उन्हें याद करती हूँ। इसके बाद वो उसे कहती है अब मुझे प्लीज ड्रॉप कर दो। जिसके बाद वो उसे ड्रॉप कर देता है और वो कार से उतरती है तो यहाँ पर टोंग उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए? वो कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जिसके बाद दोनों ही कार में बैठ जाते हैं और उन दोनों को देखकर उचेन को थोड़ा सा बुरा लगता है। लगना भी चाहिए, ये आदमी डिजर्व करता है। टोंग हमारी हीरोइन के लिए बहुत सारा अच्छा खाना लेकर आया था, पर वो तो अपने मन में यही सोच रही थी कि आखिर उचेन उन दोनों को देखकर क्या सोच रहा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक बिल्डिंग से बाहर आती है तो उसके फैंस की भीड़ लग जाती है। जिसके बाद वो कार में बैठ जाती है और अपनी एजेंट से कहती है मैंने सुना है आजकल दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। तभी वो न्यूज देखती है और न्यूज में बताया जा रहा था कि अब पूरे तरीके से हुओ परिवार का कारोबार उनके वारिस उचेन ने संभाल लिया है। अगले सीन में एजेंट वैन को बताता है कि एक बड़ी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट का ऑफर आया है और वो ब्रांड किसी और की नहीं बल्कि हमारे हीरो की थी। वो सोचती है मेरा डिवोर्स हुए काफी टाइम हो गया है, अगर मैं एडवर्टीजमेंट का ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम लोग ऑफिशियली काम करेंगे। जिसके बाद वो मीटिंग में जाती है और जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो पता चलता है कि टायर पंक्चर हो चुका है। जिसके बाद उचेन आता है और वो वैन से कह देता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। जिसके बाद हम इनको कार में देखते हैं जहाँ पर उचेन हमारी हीरोइन से पूछता है क्या तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया? जिस पर वो सीधा सा जवाब दे देती है। वैन का फोन कार की साइड में गिर जाता है जिसे वो निकालने की कोशिश करती है पर वो निकलता नहीं। अगले सीन में हम फोटोशूट देखते हैं जहाँ पर उसके पैर में मोच आ जाती है। उचेन उसको उठाकर अपनी कार में लेकर आ जाता है और अभी भी उसका फोन नहीं निकला था जिसे फाइनली हमारा हीरो ही निकालता है और फिर वो उसको अपनी नानी के घर पे लेके आता है जहाँ पे नानी हमारी हीरोइन से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर उचेन उसके पैर की मसाज करता है जिससे उसका पैर एकदम ही ठीक हो जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि टॉम वैन को कार के अंदर शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन वो उसे कहती है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो पर मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती बिकॉज मैं सिंगल ही रहना चाहती हूँ, मैं किसी भी रिश्ते में अब आना ही नहीं चाहती, मुझे खुलकर जीना है। अब वो घर पे आ जाती है और इसी बारे में सोच रही थी, साथ ही टॉम के तोहफे को देख रही थी कि डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलती है तो यूचेन आया था उसके लिए फ्लावर्स लेकर। वो उसे जाने को कहती है पर वो नहीं जाता और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ पर इस बार इन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा होता है जिस पे फाइनली वैन अपने मन की सारी भड़ास निकालती है। वो कहती है इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ थी, पता है क्यों? क्योंकि तुमसे पहले मैं सिन से प्यार करती थी, तुम्हारा चेहरा उससे मिलता है इसलिए मैं तुम्हारा आज तक ध्यान रखती आई थी कि तुम कभी तो बदल जाओगे और कभी तो मुझसे प्यार करोगे। मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए प्यार किया क्योंकि तुम्हारा चेहरा सिन से मिलता था पर तुम्हारी हरकतें उससे बिल्कुल नहीं मिलती। जिस तरीके से तुमने मेरे साथ बिहेव किया उसने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। मैं हमेशा सोचती थी तुम चेंज हो जाओगे पर तुम कभी चेंज नहीं हुए और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करूंगी पर ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मैं अभी भी सिन से ही प्यार करती हूँ। और फिर वो दूसरी तरफ घूम जाती है और कहती है अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, एकदम आजाद होकर, क्योंकि वो मेरे लिए एक जेल जैसी जिंदगी थी। जिसके बाद उचेन वहाँ से चला जाता है और फाइनली हमारी हीरोइन ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे लड़के को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं जल्दी ही न्यू ड्रामा के